वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से पार्ट 3। देखो, आपके चैप्टर जो डिवाइड की गई है तो कुछ इस तरीके से आपके बुक में चैप्टर जो है वो डिवाइड किया गया है। हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया, हम लोग इस टॉपिक को इस वीडियो में, इस लेक्चर में देखेंगे। अब समझते हैं। देखो, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ है ना, तो हमारे इसके साथ में हमें पार्टीशन भी फेस करना पड़ा। इंडिया के दो डिवाइड हो गए, एक पाकिस्तान नाम का नया कंट्री बन गया। और ये हुआ था रिलीजन के नाम पे, है ना। जो डिवीजन जो हुआ था ये रिलीजन के नाम पे, धर्म के आधार पे हुआ था। इंडिया को अभी भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। आपके आसपास में आप अपने लोगों को देखोगे तो किसी का लैंग्वेज डिफरेंट है, किसी का रिलीजन डिफरेंट है, किसी का कास्ट, किसी का इथनिसिटी डिफरेंट है। तो इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि सभी को एक्सेप्टेबल हो, ये कोई आसान टास्क नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान टास्क नहीं था। क्यों? बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? लॉ फॉर द कंट्री, सुप्रीम लॉ फॉर द कंट्री। अब ऐसा लॉ बनाना जो सभी को एक्सेप्ट हो, है ना। इंडिया में जो है हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं। सभी को, किसी ग्रुप को कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा लॉ बनाना आसान काम नहीं था, इजी टास्क नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, हम सभी जिसको मानते हैं, ओबे करते हैं। नाउ देखो, पार्टीशन की बात हो रही थी। आप में से लाइक ऑफ कोर्स काफी लोगों को आप में से जरूर पता होगा कि पार्टीशन के टाइम में जो इंडिया जो था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जब इंडिया जो थी, वहां पे दो तरह की लैंड थी। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि लाइक इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी या गुलाम थी। लेकिन इंडिया में दो तरह की लैंड थी। मैं आपको दिखाता हूं, फिर समझा रहा हूं मैं आपको। ये देखो, इंडिया इंडिया जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था तो कितने तरह की लैंड थी? दो तरीके की लैंड थी। एक लैंड को बोलते हैं क्या? प्रिंसली स्टेट्स। एक लैंड को बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। वेर एज जो दूसरा लैंड है उसको बोलते थे कि वो लैंड जो है ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो दो तरीके का लैंड था। एक ऐसी लैंड जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, और एक ऐसी लैंड जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, है ना। हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ये बोल सकते हो, इनडायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन डायरेक्ट नहीं था। जैसे ये देखो, इंडिया की मैप है। तो हमारे कंट्री में जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, मान लो जम्मू कश्मीर में ले लेता हूं। तो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया जो है, यहां पे क्या ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे? नहीं। यहां पे क्या थे? यहां पे ये कोई किंग था, है ना। यहां पे किंग रूल करते थे। अब वो किंग जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे। मतलब ब्रिटिशर्स की बातों को फॉलो करते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे। तो यहां पे कौन रूल कर रहा है? किंग रूल कर रहा है। लेकिन किंग किसके अंडर है? ब्रिटिशर्स के अंडर है। तो ब्रिटिशर्स का रूल तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रूल है ना, इनडायरेक्ट रूल है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे छोटे 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 प्लेसेस थे जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल नहीं था। जैसे यहां एक हैदराबाद था, हैदराबाद में निजाम रूल करते थे। तो वहां ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट रूल करते थे, डायरेक्ट नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस पे, तो जहां जहां ब्रिटिशर्स की डायरेक्ट रूल नहीं थी, जो मैं राउंड राउंड कर रहा हूं मान लो, उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। उनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। और जो बाकी जो लैंड बच गए जहां ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे, उनको बोला जाता था जो लैंड अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, या ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिपेंडेंस दिया, है ना, 1947 में जब इंडिपेंडेंस जब दिया, तो जिन एरिया में ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, उस एरिया को छोड़ के उन लोगों ने जाने का डिसाइड किया कि हम लोग यहां से जा रहे हैं, है ना। ये अब से इंडिया इंडिया वहां पे फ्री है। लेकिन ऐसे एरिया जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, मतलब प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि वहां ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, सो एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स ने कहा कि इस एरिया के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पे जो प्रिंसली स्टेट्स जो है, वहां पे जो किंग रूल कर रहे हैं, ये उनको डिसाइड करना है। ये उनको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। तो तुम सोचो, अगर मान लो प्रिंसली स्टेट एग्री नहीं होते, तो आज के डेट में इंडिया के अंदर में मोर देन 500 कंट्रीज होते, ऐसा कंडीशन होता।
तो ब्रिटिशर्स अपना ये एरिया छोड़ के जा रहे थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को क्या कहा कि लाइक उनका मर्जी, उनको इंडिया, उनको क्या करना है, तो उनको तीन ऑप्शन दिया गया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे थे तो प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दिया गया, जो प्रिंसली स्टेट्स है, या तो इंडिया के साथ मिल जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और या फिर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दो। जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको तीन ऑप्शन दिए गए, या तो इंडिया के साथ मिल जाओ, इंडिया का पार्ट बन जाओ, या तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो, मतलब अपने आप को एज अ फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दो। तो ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया कि उनको इंडिया के साथ मिलना है। कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ मिल गए, और कुछ ऐसे थे जिनको इंडिपेंडेंट रहना था, जो अलग रहना चाहते थे। तो जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको कैसे रहना था, उनको उन्होंने इंडिया के साथ में मर्ज करने का डिसाइड किया कि इंडिया के साथ जाना है इनको। ठीक है। अब ये जो मर्जर, जो प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लाने का काम था, ये अगेन कोई आसान काम नहीं था। ऐसा नहीं कि प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दे दिया, प्रिंसली स्टेट्स ने चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि ओके मुझे इंडिया के साथ मिलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। काफी कुछ डिस्कशन हुआ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने में इनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फाइनली लेकिन कैसे भी करके ये मिल गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा, तो तुम सोचो, एक तो ऑलरेडी इतना डाइवर्स कंट्री, प्लस अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स जो आके मिल गए हैं, इन सभी के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम बना रहे थे जो लोग, उनके मन में काफी सारे कंसर्न थी, चिंताएं थी कि पता नहीं इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, है ना। क्योंकि इतना ज्यादा डाइवर्सिटी था, इस एक चीज को देख करके उनको भी फील होता था कि क्या इतना ज्यादा डाइवर्सिटी क्या साथ में रह सकती है, ठीक है, क्या इनके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के वो लोग भी काफी कंसर्न थे। लेकिन फाइनली आज के प्रेजेंट डे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। हम लोग अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सभी इंडिया में एक साथ आराम से रह रहे हैं, है ना। नाउ अब हम लोग जो टॉपिक देखेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हम लोग अब देख रहे हैं द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस थे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको, लेकिन उनके केस में एक अच्छी बात यह क्या थी कि जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके बीच एक कॉमन कंसेंसस था, एक कॉमन गोल था उनका। क्या गोल? कि इंडिया कैसा होना है, एक इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद कैसा दिखना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होना चाहिए, कौन कौन से राइट्स होने चाहिए लोगों के पास, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों, काफी चीजों को लेके कॉमन कंसेंसस था, कॉमन गोल था। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं। सभी लीडर्स भले एक दूसरे से काफी डिफरेंट लीडर्स थे, लेकिन इस चीजों के इशू को लेकर के उनके बीच में काफी कॉमन था। क्योंकि ऑलरेडी उनके मन में, क्योंकि देखो, इंडिया कैसा होगा इसका डिसीजन इंडिया के इंडिपेंडेंस से बहुत पहले लिया जा चुका था। इंडिया के इंडिपेंडेंस से, दैट इज 1947 से बहुत पहले ही इंडिया के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने सोच लिया था कि हमें जब इंडिपेंडेंस मिलेगी, हमें जब आजादी मिलेगी, तो हमारा भारत जो है, हमारा इंडिया जो है, ये कैसा होगा। सो काफी एक कॉमन विजन था कि इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा। लोग भी चाहते थे, जो कॉमन पीपल जो थे, ये भी चाहते थे कि हमारी जो सोसाइटी हो, है ना, इंडिया की जो सोसाइटी हो, जो पॉलिटिक्स जो हो, इसमें चेंजेस लाई जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में हमें बहुत ज्यादा हमें सप्रेस किया जा रहा था, जो इंडियन पीपल जो है इनको बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था। तो हमने ये ठान के रखा था, हमने ये सोच के रखा था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम लोगों को आजादी देंगे, बोलने की आजादी, अपना बातें रखने की आजादी, और भी बहुत तरह तरह की चीज। तो हम लोग अपनी सोसाइटी को, अपने पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। हम लोग चाहते थे, पीपल चाहते थे ऐसा कि सोसाइटी में चेंजेस आए ना। सो जैसा मैंने बताया कि इंडियन जो लीडर्स जो थे, इवन जो लोग जो थे, उनका कुछ कॉमन गोल था, है ना। तो बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम था नहीं। कुछ बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक आइडिया, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। अब इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था।
सभी बोल रहे थे कि यस, चाहे वो कोई भी लीडर हो, किसी भी स्टेट से आता हो, किसी भी रिलीजन का हो, सभी का मानना था हाँ बिल्कुल इंडिया को डेमोक्रेसी होना है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी होना है, ये एक बेसिक आइडिया है। और भी बहुत सारे बेसिक आइडिया, जैसे लोगों को बहुत सारे राइट्स देने हैं, लोगों के पास बहुत सारे राइट होने चाहिए, लोगों के पास में बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक आइडिया है जो कि पहले से डिसाइडेड था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद इन सब बेसिक आइडियाज को फॉलो करना है, और इस बात को लेकर लीडर्स के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, एक चीज को लेकर इशू था कि इसको अचीव कैसे करना है। देखो, सभी का गोल तो कॉमन है, लेकिन उस गोल को हासिल करने का जो तरीका जो है वो अलग अलग तो हो सकता है ना, पाथ अलग अलग हो सकता है। तो पाथ को लेकर के कंफ्यूजन था। सभी चाहते थे इंडिया एक डेवलप कंट्री बने, एक स्ट्रांग कंट्री बने, लेकिन किसी का मानना था कि सोशलिस्ट तरीके से बने, किसी का मानना था किसी और तरीके से बने। मतलब पाथ को लेकर के कुछ आपस में इश्यूज थे कि कौन सा रास्ता चूज करें। गोल एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग जो है बहुत सारे लोगों के थे, बहुत सारे लीडर्स के थे। अब वैसे वैसे डिफरेंसेस तो आज भी हैं। मैं जिस तरीके से सोचता हूं इंडिया डेवलप होगा, क्या आप भी उसी तरीके से सोचते होगे? जरूरी नहीं है, आपका कुछ अलग तरीका हो सकता है, लेकिन हाँ, हम सभी चाहते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री डेवलप्ड बने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो लीडर्स का भी ऐसा ही था, सभी चाहते थे कि इंडिया प्रोग्रेसिव हो, डेवलप्ड हो, आगे बढ़े। रास्ते पाथ को लेकर के आपस में कुछ स्ट्रगल था, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। अब देखो, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में क्या हुआ? 1928 में मोतीलाल नेहरू, कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू के फादर। मोतीलाल नेहरू जो है, इनके साथ में और कांग्रेस के 8 लीडर्स, ये साथ में मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए इसको लेकर के एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए इसको लेकर के एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? मोतीलाल नेहरू एंड कांग्रेस के कुछ दूसरे लीडर्स, 8 दूसरे लीडर्स। आप थोड़ा डेट पे फोकस करो तो 1928, इंडिपेंडेंस मिलने से कई साल पहले कांग्रेस के लीडर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का क्या होना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे लीडर्स पहले से इस बात को सोच के बैठे हुए थे कि क्या क्या हमारा प्रोविजन होना चाहिए। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। 1931 में कराची में एक मीटिंग होता है, जो कांग्रेस के जो लीडर्स जो है ना उनकी मीटिंग होती है। वहां पे भी ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि हाँ, इंडिपेंडेंट इंडिया का किस किस तरीके का फीचर्स होना चाहिए। इन दोनों ही डॉक्यूमेंट को, इन दोनों इवेंट को जब आप स्टडी करोगे ना तो कॉमन मिलेगा कि दोनों ही जगहों पे एक बात क्या क्या किया जा रहा है कि पहला बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हो उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हमारे सोसाइटी में से वोटिंग का राइट सभी के पास हो जो कोई एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर लेता है। 18 है ना अभी, एक पर्टिकुलर एज क्रॉस करने के बाद वोट करने का हक जो है, राइट जो है, वो सभी के पास हो। लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी के पास वोटिंग राइट हो। क्योंकि देखो, इंडिपेंडेंट होने से पहले क्या इंडिया में सभी के पास वोटिंग का राइट था? नहीं, नहीं था। लेकिन हमारे लीडर्स ने पहले से डिसाइड किया था जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा वोटिंग का राइट हम लोग सबको देंगे। तो ये देखो, एक कॉमन गोल है ना, कॉमन कंसेंसस है। उनने डिसाइड करके रखा था कि सभी को क्या होगा, राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सभी इक्वल होंगे, किसी से कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जो माइनॉरिटीज है, जो सोसाइटी में कम नंबर में है, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना, उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको सप्रेस नहीं किया जस्ट बिकॉज उनका नंबर कम है, इस कारण से सोसाइटी में उसको सप्रेस नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के फीचर पे ऑलरेडी हमारे जो लीडर्स जो थे वो एग्री कर चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कई साल पहले। ये क्या दिखाता है कि हमारे जो लीडर्स जो है वो ऑलरेडी कुछ बेसिक वैल्यूज, ये सब क्या है, कुछ बेसिक वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे जो लीडर्स है कुछ बेसिक वैल्यूज को लेकर के ऑलरेडी एक्सेप्टेड थे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से कई साल पहले था। अब यहां पे आप एक वर्ड देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये क्या होता है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये वर्ड में थोड़ा सा आप 2 मिनट रुको, मैं फिर समझाता हूं। देखो, आपको एक चीज याद रखना है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना
तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, हाई कोर्ट कैसा होगा, वोटिंग कैसे होगी, पावर किसके पास क्या होगा, इन सभी चीजों को लेकर के इन सभी चीजों को लेकर के जब हमारे लीडर डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें एक फायदा यह हुआ कि बहुत सारे लीडर्स हमारे जो थे वो एक्सपीरियंस्ड लीडर थे। एक्सपीरियंस लीडर थे मतलब क्या है, 1947 से पहले हमारे बहुत सारे लीडर्स, इंडिया के बहुत सारे लीडर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। क्या 1947 से पहले इलेक्शन होता था इंडिया में? आंसर इज यस, होता था। लेकिन अगेन वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं था, बट होता था। तो हमारे बहुत सारे लीडर्स वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे 1947 से पहले, इलेक्शन को जीतते थे, वो इवन मंत्री मिनिस्टर भी बनते थे। यानी कि हमारे बहुत सारे लीडर्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट जो है चलता है, गवर्नमेंट में कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, हाई कोर्ट कैसा होना चाहिए, कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है हमारे लीडर्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस का फायदा हमें क्या मिला, जब हमारे लीडर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे तो उन लोगों ने क्या किया, पहले का जो एक्सपीरियंस था ना उन सब चीजों को यूज किया। तो पहले जो भी वोटिंग होती थी, पहले जब 1947 से पहले 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो क्या इंडिया में उस टाइम कोई कॉन्स्टिट्यूशन था? आंसर इज यस, बिल्कुल था। लेकिन ऑफ कोर्स वो डेमोक्रेटिक नहीं था, बट था जरूर। उसमें से एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये डिसाइड करता था कि इंडिया को ब्रिटिशर्स कैसे रूल करेंगे, ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया को रूल करेंगे, कैसे क्या सिस्टम वर्क करेगा, ये सब चीजों का मेंशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। क्योंकि हमारे लीडर्स इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंस से पहले, तो उनको इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नॉलेज था। तो इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हमने क्या किया, हमारे लीडर्स ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें से बहुत सारे लॉ को हमारे नए वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी किया, उसको यूज किया। हमने बहुत सारे लॉ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, उसको हमने क्या किया, एडॉप्ट किया, जब हम लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। कब? इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश के टाइम में, वो आज के जैसा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक था नहीं। क्योंकि उस टाइम जो भी इलेक्शंस होती थी वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, सभी के पास वोटिंग का राइट नहीं था। एज ए रिजल्ट जो लोग इलेक्ट होके आते थे, क्या सच में वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे? नहीं। जो लोग इलेक्ट होके आते थे इलेक्शन से पहले, ये इंडिपेंडेंस से पहले, क्या वो सच में एकदम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे? मे भी नहीं, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग तो बिना इलेक्ट हुए आ जाते थे, और बहुत सारे लोगों का इलेक्शन होता था, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग तो वोट ही नहीं दे पाते थे, उनके पास वोटिंग करने का राइट नहीं था। सो एज अ रिजल्ट हमारा सही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इंडिपेंडेंस के बाद। जैसे एक एग्जांपल यहां पे, जैसे ये देखो 1937 में 1937 में इलेक्शंस हुआ था इंडिया में। देखो इंडिपेंडेंस से पहले इलेक्शंस होते थे इंडिया में, इलेक्शंस हुए, इलेक्शन पूरी इंडिया में हुए, बहुत सारे लीडर्स चुने गए। देखो जैसे आज के डेट में हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट है ना, महाराष्ट्र स्टेट है, बंगाल स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है, गोवा स्टेट है, असम स्टेट है। वैसे ही उस टाइम में स्टेट नहीं बोलते थे, इंडिपेंडेंस से पहले जो है हम लोग जो है बहुत सारे प्रोविंसेस थे, हम लोग क्या बोलते थे, प्रोविंस। तो बहुत सारे प्रोविंस थे, सेंट्रल प्रोविंस थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस थे, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविंस थे। तो मतलब स्टेट, प्रोविंस मतलब समथिंग लाइक स्टेट। तो जो भी प्रोविंसेस थे उनमें इलेक्शंस करवाए गए थे। कब? 1947 में। अब पूरा कंट्री में, पूरे इंडिया में भी इलेक्शंस हुए थे, बहुत सारे लीडर्स चुन के आए थे। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कि ये जो लीडर्स है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्ट होके नहीं आए थे, क्योंकि सभी लोगों ने वोट नहीं दिया था। लेकिन फिर भी जो भी हो, हमारे जो भी लीडर इलेक्ट होके आए थे, क्योंकि बहुत सारे लीडर इस टाइम में इलेक्ट हुए थे हमारे कंट्री के, उन लोगों ने इलेक्शन के थ्रू जो एक्सपीरियंस को गेन किया, उसका फायदा हमें मिला जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था।
हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी हो, कौन कौन से लॉ होने चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के उनका एक्सपीरियंस का बिल्कुल हमें फायदा मिला। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाने लगे तो लगभग 3 साल का टाइम लगता है, लगभग 3 साल का, अप्रोक्स 3 साल का टाइम लगता है इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और इस टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया। क्यों? ताकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अच्छी बात हो तो उसको हम लोग भी अडॉप्ट कर सके। तो एज अ रिजल्ट हमने बहुत सारे प्रोविजन जो अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हमने अडॉप्ट किया, लेकिन अपने हिसाब से डायरेक्टली कॉपी कर लिया ऐसा कोई बात नहीं है। हमने उसको चेक किया कि क्या हमारे इंडिया में मान लो कोई एक लॉ जो कि अमेरिका में बहुत अच्छा है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है लॉ, वो काफी अच्छा था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डायरेक्टली कॉपी कर लिया? नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले चेक किया कि क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है कि नहीं है, उसके प्रोविजंस को देखा, थोड़ा बहुत अगर चेंज करना है तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, चेंज किया, तब जाकर के अडॉप्ट किया। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे देखो, हमने फ्रांस की रेवोल्यूशन से बहुत कुछ आइडिया को अडॉप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने वहां पे लिबर्टी के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो ये सब कुछ कहां से लिया? हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे किस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करता है, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस किस तरीके से वर्क करता है, ये हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट से सीखा, वहां से लिया। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बिल ऑफ राइट है ना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है, इसके बारे में हमने लिया। रशिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रशिया रेवोल्यूशन जो हुई, रशिया की जो रेवोल्यूशन हुई, वहां पे हमने देखा ना, रशियन रेवोल्यूशन आपकी चैप्टर है हिस्ट्री में, तो वहां पे आपने क्या देखा, सोशलिज्म के बारे में देखा, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में देखा, है ना? तो ये सब कुछ हमने भी अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब हमने वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो थे या फिर जो इवेंट जो थे उसमें जो अच्छी बातें थी हमने उसको अडॉप्ट किया। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना? और ये जो आइडियाज हमने अडॉप्ट किए हैं ये लगातार इंडिया का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। यही जो आइडिया हमने अडॉप्ट किया है, इसी आइडिया ने इंडिया का स्ट्रक्चर को शेप किया है। किस तरीके का स्ट्रक्चर? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किया, क्या हमने जस्ट इमिटेट किया, कॉपी कर लिया? ऐसा बात नहीं है ना? मैंने जस्ट आपको बताया कि हमने उनके प्रोविजंस को क्वेश्चन किया, जहां कहीं पे भी चेंज करना है उसके हिसाब से हमने देखा, उसके बाद अडॉप्ट किया हमने, तो डायरेक्टली कॉपी कर लिया ऐसा कोई बात नहीं है। नाउ थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये होता क्या है? देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स जो थे, वो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर एक हॉल में जाकर के जमा होते हैं, है ना? इंडिपेंडेंस के बाद एक हॉल में आकर के जमा होते हैं और उस हॉल में बैठ करके वो लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम उसी हॉल में वहां पे होता है। तो जहां पे हो रहा है ना, उस प्लेस को बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है, उसको क्या बोले? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है ना, इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट करना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जब ड्राफ्ट किया गया, ठीक है, किन लोगों ने ड्राफ्ट किया? तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, तो उन लोगों ने ड्राफ्ट किया, उन लोगों ने ड्राफ्ट किया। अब हमारे एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले जो लोग जो थे, ये कौन थे? कैसे इनका इलेक्शन हुआ, कैसे डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन बैठेगा? तो ये मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो, 1946 में 1946 में क्या हुआ कि हमारे कंट्री में जो भी अलग अलग प्रोविंसेस जो भी थी, अलग अलग जो प्रोविंस थी, वहां से बहुत सारे लोग, वहां से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो कि इलेक्टेड थे, है ना? तो हमारे जो अलग अलग प्रोविंसेस जो थे, जहां पे बहुत सारे हमारे जो लीडर्स जो थे, जो इलेक्टेड थे, उन लोगों ने अपने अपने प्रोविंसेस से बहुत सारे लोग को भेजा, बहुत सारे लोगों का वहां से सिलेक्शन हुआ, ठीक है? तो मान लो कोई एक प्रोविंस है,
फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, तो वहां से कुछ लोग, ऐसे नहीं कि सारे लोग, वहां से कुछ लोग आए, है ना, सेंट्रल प्रोविंस से कुछ आए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो प्रोविंसेस जो थे वहां से जो है अलग अलग, बंगाल से कुछ आया, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोविंस से कुछ लोग आए और ये लोग असेंबली हॉल में, ये लोग जो है, ये इनका इलेक्शन हुआ, बेसिकली बेसिकली डिसाइड हुआ कि ये लोग जाके बैठेंगे। सिर्फ प्रोविंसेस से नहीं, इवन जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, प्रिंसली स्टेट से भी काफी सारे लोग आए, प्रिंसली स्टेट से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया ताकि हम सभी लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में जितने भी प्रोविंस हमारे थे इंडिया के, उन सभी प्रोविंस से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आते हैं। जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उन प्रिंसली स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आते हैं कहां, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इन सबको मिला करके हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। ठीक है, नाउ आप थोड़ा सा डेट पे फोकस करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जब हुआ था, जब डिसाइड किया गया कि कौन आएगा उस हॉल में, कौन आकर उस हॉल में बात करेगा, डिबेट करेगा, तो ये हुआ जुलाई 1946 में। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले डिसाइड हुआ ये। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इंडिपेंडेंस से पहले ही ये लोग, हमारे लीडर्स मिलना स्टार्ट हो गए थे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, नहीं बनना है। देखो, पहली जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग भी 1946 दिसंबर में हुई थी, इंडिपेंडेंस मिलने के लगभग 7-8 महीने पहले। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब शुरू में बनाया गया था, क्योंकि इस टाइम में जब बनाया गया था तब तो इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था इंडिया का, तब तो इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। दैट मींस इंडिया का उस टाइम तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था। मतलब उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अनडिवाइडेड इंडिया की, तब तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, है ना। इंडिया और पाकिस्तान जो है उसका कंप्लीट कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। लेकिन फिर बाद में जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान वाले जब अलग हो गए, तो पाकिस्तान के एरिया से जो प्रोविंसेस थे, पाकिस्तान के एरिया से जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, उनके जो मेंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके बैठे हुए थे, अब तो वो नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के हो गए। तो फिर बाद में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो नंबर जो है वो 299 होगा। ठीक है, 299 होगा। और ये सभी हमारे लीडर्स डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950। अब आपके मन में आएगा कि देखो, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका था, तो फिर उसी समय उसको इंप्लीमेंट कर देते। ये नवंबर से जनवरी क्यों रुक गए ये लोग? नवंबर से ये लोग जो है जनवरी 2 महीने क्यों रुक गए? तो इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि 1930 में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के कराची में, सॉरी लाहौर में नदी के किनारे वहां पे झंडा को फ्लैग करते हैं, है ना। इंडिया की जो तिरंगा जो है उसको उसको होस्ट करते हैं, तिरंगा फहराते हैं और डिक्लेयर कर, उस दिन जो टाइम, वो उस टाइम जो टाइम था वो था 26 जनवरी। अब वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया था। सुभाष चंद्र बोस थे और भी कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे उन लोगों ने। तो 26 जनवरी का जो डेट जो था ये पहले से स्पेशल था, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले से ही ये एक स्पेशल डे था। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स ने 1930 में डिसाइड कर लिया था कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, हम लोग अब से हर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया, तब तो इंडिपेंडेंस मिल गया हमें अगस्त में। तो क्या ब्रिटिशर्स को ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, अगस्त में हमें इंडिपेंडेंस मत दो, 2-4 महीने और रूल कर जाओ, जनवरी में देके जाना? नहीं कर सकते थे ना, तो वो लोग तो अगस्त में चले गए। तो 26 जनवरी को हम लोग एज ए इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं 26 जनवरी से। बस थोड़ा सा स्पेशल डेट को मार्क करने के लिए, और कुछ नहीं। ये रीजन था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 70 साल पहले, 70 ईयर पहले जो बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई आज तो नहीं बना जो हम लोग फॉलो करते हैं। 70 ईयर पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन इसको हम लोग आज भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? काफी पुराना हो गया फिर भी आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कुछ रीजन है। पहला रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में
जो प्रोसेस जो था इसमें जो कुछ लीडर जो बैठे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो लगभग जो लीडर हमारे मान लो लगभग 500 लीडर जो हमारे बैठे थे, 299 मेंबर्स जो बैठे थे हमारे, है ना, तो उन मेंबर्स ने बैठ के हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम लोग आज क्यों एक्सेप्ट करते हैं? वो 300-400 लोग उन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आज क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? रीजन ये है कि ये जो 300 या 400, ये जो 299 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले थे, ये जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये रिप्रेजेंट करते थे उस समय के जो कॉमन पीपल है उनके व्यूज को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि 299 मेंबर को जो मन किया उन लोगों ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। उस टाइम के जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनका जो व्यू था, उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो आइडिया थी, उसी को इन लोगों ने प्रेजेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये बस देखने के लिए 299 है, एक्चुअली में यहां पे इनके पीछे करोड़ों लोगों का सपोर्ट था, आइडिया था। दैट्स वाई जो भी हमारे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन थे, है ना, वो सभी एग्री हुए। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारी सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि अलग अलग ग्रुप थे, उसमें से कोई एक ग्रुप नाराज होकर बैठा हुआ था कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग नहीं मानेंगे, हमारे बारे में तो कुछ उसमें है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोसाइटी के हर एक ग्रुप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता था। सभी ने जो बेसिक रूल था कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एग्री किया। तो ये बहुत अच्छा काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस में सोसाइटी के हर एक ग्रुप से, हर एक सेक्शन से इंश्योर किया गया कि सभी को ऐसा फील हो, कि किसी को ऐसा फील ना हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके साथ गलत हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो। तो दैट्स वाई सोसाइटी का हर एक सेक्शन ने एक्सेप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और आज भी हम लोग करते हैं। वर्ल्ड में कुछ और दूसरी कंट्रीज है जिन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन सोसाइटी के हर एक सेक्शन का ख्याल नहीं रखा, तो उनको क्या करना पड़ा? उनको बाद में फिर से दोबारा से नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पड़े। बगल में पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन कई बार लिखना पड़ा, चेंज करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। कारण क्योंकि उन लोगों ने अपने पूरे सोसाइटी का ख्याल नहीं रखा, हर एक सेक्शन का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जहां पे लोगों के नजर में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, कोई उनको फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं? जरूर उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ इनजस्टिस कर रहा है। लेकिन क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सेक्शन का ख्याल रखा है, तो दैट्स वाई हम सभी एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्दो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेक्शन पे, कुछ पार्ट पे उन लोगों ने अपने वॉइस को रेज किया है। हुआ है ऐसा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि कंप्लीटली बहुत सारे लोग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करे? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट पे क्वेश्चंस रेज किए हैं कुछ लोगों ने, और इनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा एकदम फिक्स नहीं है, हम लोग चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम लोगों की डिमांड को देखते हुए हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो नेसेसरी चेंजेस भी किए हैं। एज ए रिजल्ट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। और क्या रीजन है क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो वहां बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, क्या हम लोगों ने उनको इलेक्ट किया था? सभी लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं। वहां जो लोग आए थे वो लोग कहां से आए थे? वो लोग आए थे जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे ना, प्रोविंस वाले, वहां से कुछ कुछ लोग आए थे। और क्योंकि ये लोग जो लोग आ रहे थे, क्या इनका इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हुआ था? ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, वो उनका इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं हुआ था। तो ये बात कितने लोगों को लग सकता है कि ये तो देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया था, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने हम लोग? लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो लोग वहां बैठे थे, अगर आप उनके बारे में उनका डिटेल देखोगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो लोग वहां बैठे थे वो हर, इंडिया में जो भी रिलीजन है,
हर रिलीजन से, हर कास्ट से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग इथनिसिटी के, सभी को रिप्रेजेंट करने वाले वहां पे लोग थे। दैट मीन्स कोई भी सोसाइटी ये नहीं बोल सकती है कि हमें रिप्रेजेंट करने वाले वहां पे कोई नहीं था, कि हर सोसाइटी के हर एक सेक्शन का कोई ना कोई वहां मौजूद था। हमारे इंडिया के हर एक कॉर्नर से वहां पे लोग मौजूद थे, हर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहां प्रेजेंट थे। एज अ रिजल्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स जो थे, वो हमारे पूरा इंडिया का ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करते थे। हर एक रीजन, हर एक रिलीजन, स्टेट, कास्ट, सबको रिप्रेजेंट करते थे। सो दैट मीन्स वहां पे जो बैठे थे वो पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था, ना कि कोई एक पार्टी का, ना कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। कुछ लोगों को फिर ये लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ज्यादातर जो लोग हैं वो तो थे कांग्रेस के लीडर्स। तो क्या हम लोग ये बोले कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, है ना? क्या हम लोग ये बोलेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली व्यू प्रेजेंट करता है? किसका व्यू? कांग्रेस पार्टी का व्यू। क्या ऐसा बोलेंगे? तो बाकी दूसरे पार्टी क्या बोलेंगे कि नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी का व्यू प्रेजेंट करता है, हम लोग इसको नहीं मानेंगे? क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। समझते हैं क्यों? क्योंकि देखो, जो कांग्रेस जो पार्टी थी, इंडिपेंडेंस के टाइम जो कांग्रेस जो पार्टी थी, अगर पार्टी के अंदर में देखोगे तो कोई एक व्यू वाला, सभी लोग कोई एक पर्टिकुलर व्यू को फॉलो करते थे, ऐसा कोई बात नहीं था। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर्स जो प्रेजेंट थे, क्या सभी का सेम व्यू था? नहीं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को हम लोग बोलते हैं एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे दूसरे दूसरे ग्रुप्स थे अलग अलग व्यू के साथ। यानी कि कांग्रेस के अंदर खुद में बहुत सारे अलग अलग व्यू थे। तो अगर कांग्रेस के लीडर बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजोरिटी में, तो क्या सभी लोग सेम व्यू रखते थे? नहीं। आप देखो, आप जवाहरलाल नेहरू का व्यू देखो, आप सरदार पटेल का व्यू देखो, तो काफी अलग था। काफी अलग था, जबकि दोनों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, दोनों ही पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले जो लोग थे, ऑल्दो बहुत मेजोरिटी कांग्रेस का था, लेकिन उनके व्यू काफी डिफरेंट थे। दैट्स व्हाई हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कांग्रेस का व्यू प्रेजेंट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बात नहीं है। और इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे पार्टी के भी लोग प्रेजेंट थे, बहुत सारे मेंबर थे, ठीक है, जो फिर कांग्रेस के अलावा दूसरे पार्टी से भी थे। दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अलग अलग व्यू को प्रेजेंट करता था, पार्टी के लेवल पे भी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मेंबर्स का इलेक्शन हुआ, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे अगर होता, हुआ तो नहीं, अगर उस टाइम होता, तो जो लोग चुन के आते वो भी लगभग लगभग ऐसे ही लोग होते, तो बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हम सभी को एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये पूरे इंडिया का व्यू को प्रेजेंट करता है, ना कि कोई एक पार्टी का, कोई एक कम्युनिटी का, कोई एक रिलीजन का, लैंग्वेज का, रिलीजन का, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क कैसे किया, कैसे काम किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमें आगे एक्सेप्ट करने का। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स जो थे उन लोगों ने सब कुछ क्या, जो डिबेट किया, डिस्कशन किया, क्या बहुत छुप के किया, ताकि बाद में लोग ये क्लेम करे कि हमें तो बहुत कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा था उसके अंदर? ऐसा नहीं है। बहुत ही ओपन तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वर्क हुआ, कोई काम जो है उसमें छुपा करके नहीं हुआ। बहुत ही ओपन तरीके से डिस्कस करके, डिबेट करके, सभी को साथ में ले करके, है ना, तब जाकर के जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स पे डिसीजन लिया गया। सबसे पहले क्या हुआ ना, कि मान लो कुछ बेसिक रूल डिसाइड किया गया कि ये रूल फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो मान लो कोई एक रूल, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि इंडिया में क्या पीएम ज्यादा पावरफुल होगा कि प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होगा? जैसे प्रेजेंट डे में पता है कि ज्यादा पावरफुल आप बोल सकते हो पीएम को, है ना, लेकिन अमेरिका में अगर आप बात करो तो ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट। तो ये डिस्कशन जब इंडिया में हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कोई कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, ज्यादा पावरफुल पीएम की ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट? तो इस सिस्टम को लेकर जब डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, तो सभी ने अपना अपना व्यू रखा। अब बाद में डिसाइड हुआ कि पीएम वाला मेथड ज्यादा बेटर है हमारे लिए। ओके, नाउ
बी आर अंबेडकर ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रफली कैसा नजर आएगा, रफली कैसा होगा, इसको डिसाइड करने का काम बी आर अंबेडकर ने डिसाइड किया। तो इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है, उसके प्रोविजंस क्या क्या लॉ होंगे उसको मेंशन किया, लिखा उसको। उसके बाद ये जो लॉ लिखे गए थे इसमें एकदम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ। अब क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब क्या होता है, मान लो मैं ये जो पीपीटी आपके सामने प्रेजेंट है, जो स्क्रीन है, मैं इसमें हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हुआ आपको समझाऊं, हर एक लाइन बाय लाइन को समझाऊं। ऐसा ही कुछ हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। कहीं पे भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नजर आया तो फिर उस पर डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, अगर नेसेसरी हुआ तो उसको चेंज भी किया गया। तो ऐसा नहीं कि बी आर अंबेडकर ने जो बना दिया बस लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उस पे जैसे देख सकते हो 2000 से ज्यादा चेंजेस किए गए। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज चेंज करते हैं ना तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट किए गए, चेंजेस किए गए। तो ये क्या दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में स्टडी करके बनाया गया है। सो हम लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। टोटल देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस में लगभग 3 साल का टाइम लगा, लेकिन उसमें से क्या हर एक दिन मीटिंग हो रहा था? हर दिन पूरे 3 साल लगातार जो लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आते थे, बैठते थे, डिबेट डिस्कशन करते थे? ऐसा नहीं था। 3 साल में से 114 दिन वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे, डिबेट डिस्कशन वहां पे जो भी है वो होगा। बाकी के टाइम और बहुत सारा वर्क था ना उनका, वो भी करेंगे। जो भी डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, जो भी बातें हुई, डिस्कशन हुआ, बंद कमरे के पीछे कुछ नहीं हुआ। हम सभी लोगों को ये बातें पता है। इवन अगर आपका मन करता है तो जो भी डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ ना, ये बुक के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। टोटल 12 वॉल्यूम में प्रेजेंट है। आपको अगर देखना है, आपको देखना है कि जब डिबेट हो रहा था कि पीएम ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, बी आर अंबेडकर ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा, मतलब कि आपको अलग अलग लीडर ने क्या बातें कही। अगर आपको ये जानना है एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, तो आप ये बुक को रीड कर सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ये बुक अवेलेबल है, आप रीड कर सकते हो। इसको रीड करके आपको पता चलेगा कि उस समय के लीडर्स ने देखो कितना डिटेल में सोच के बनाया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इवन उन डिबेट्स को, वो जो बुक्स जो है उसको आज भी यूज किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें ना डायरेक्टली लिखी नहीं गई है, एकदम समझा समझा कर डायरेक्टली लिखा नहीं गया है। तो बहुत बार हम लोग उसका मीनिंग को सही तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन डिबेट्स को यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स है उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमने क्या करा, तो क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से पार्ट 3 को कवर कर लिया है। हमारा लास्ट पार्ट 4 बाकी है। अगर कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू।